चलो तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 फॉर चैप्टर नंबर 5 है ना ये? Yes, sir. चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। Yes, sir. रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें कल तक हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से बिल्डिंग्स बनती थी, ठीक है, और किस टाइप की मॉन्यूमेंट्स किस टाइप के राजाओं से क्यों रिलेटेड थी, उन्होंने उन मॉन्यूमेंट्स को क्यों बनवाया, ठीक है, और उन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के पीछे का उनका क्या रीजन था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ताजमहल अपनी वाइफ की याद में शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार इसलिए बनवाया गया क्योंकि टर्किश रूल को वो इंडिया में रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। इसकी बात हो गई थी। इसके बाद मैंने मस्जिद की बात की थी, मस्जिदों की, ठीक है। तो मस्जिद बेसिकली इसलिए बनाए गए ताकि जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार पूरी दुनिया में हो सके। समझ में आ रहा है? बट पहले क्या था कि पहले के जमाने में जो इस्लाम हमारा धर्म था, ये इस्लाम रिलीजन केवल इस्लामिक कंट्रीज में फॉलो किया जाता था, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सारी जो एरियाज हैं इन सब एरियाज में ही इस्लाम का फॉर्मेशन था, ठीक है। फिर इनको और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए, इनको इनके बारे में पूरी दुनिया में बताने के लिए इनके सारे मस्जिद या फिर जो मॉस्क वगैरह होते हैं उनको बनाया गया। इस मस्जिद को हम कहते हैं सैक्रेड प्लेस। सैक्रेड का मतलब क्या? बताइए शिवांगी, सैक्रेड का मतलब क्या होता है? सैक्रेड का मतलब होता है अ प्लेस व्हिच इज हैविंग वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये एक ऐसा जगह जो किसी के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस का हो उसको हम सैक्रेड कहते हैं, ठीक है। हिंदुओं के लिए सैक्रेड प्लेस क्या होगा? टेंपल होगा, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। Yes, उसके बाद बात कर लो हमारे सिखों की, तो सिखों के लिए सैक्रेड प्लेस क्या होगा? गुरुद्वारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैन, तो उनके लिए टेंपल, ठीक है। बुद्धिस्टों के लिए भी टेंपल। ये सारी चीजों को हम कहते हैं सैक्रेड प्लेस। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग स्किल्स, ठीक है। क्या यूज करके इन बिल्डिंग्स को बनाया गया और इन बिल्डिंग्स को बनाने के पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ठीक है। So, monument provide us an insight into the technologies used for construction. Taking something like a roof, for example, we can make this by placing a wooden beams or a slab of stone across 4 walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. ठीक है? अगर हम रूफ की बात करते हैं तो उस टाइम पे जब रूफ का जो फॉर्मेशन था वो हम 2-3 तरीकों से कर सकते थे। या तो हम एक वुडन बीम बना लें। बीम का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े वुडन जो वुड्स होते हैं उनको रख करके इसके ऊपर स्टोन रख करके हमने रूफ बना लिया, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने क्या किया कि 4 दीवारियां बनाई, 4 दीवार बने ऐसे ऐसे, इसके ऊपर हमने ऐसे रूफ रख दिया उठा करके। समझ में आया? बट कई बार क्या होता था कि लोग ऐसे रूफ रख तो देते थे बट ये घर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते थे, क्योंकि जो ये 4 दीवारियां बनती थी, इन दीवारों का जो स्ट्रेंथ होता था वो इस रूफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि जो रूफ होता था वो एक स्टोन का होता था और ये सारी ब्रिक्स की दीवारें हुआ करती थी, ठीक है। और जब ये बनता था तो उसको अगर नहीं सह पाया तो फिर वो रूफ सही नीचे आ जाता था। समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा ना? देखो बस मतलब इसका ये है कि जो रूफ जो उस टाइप की बिल्डिंग बनाई जाती थी उसका रूफ या तो वुडन बीम्स के सहारे पे होता था या तो फिर 4 दीवारों के सहारे पे होता था। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir, समझ में आया। देखो यही हमारा रूफ बना हुआ है, तो ये रूफ किस चीज पे टिका हुआ है? ये दीवारों पे टिका हुआ है, ठीक है। अगर ये दीवार नहीं होगी तो रूफ नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे या तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता था या तो फिर वुडन बीम्स बनाई जाती थी। जैसे कि ये ले लो, ये जो किनारे से ये बने हुए ना ये बीम्स है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे हमारे कंक्रीट की बनती है, उस टाइम पे वुड की बनती है, ठीक है। और उस वुड के ही सहारे हम रूफ रख दिया करते थे और रूफ क्या होता था? टिका रहता था। आज के जमाने में क्या है कि हम 4 दीवारियां बनाते हैं, फिर उसको रूफ को एक सपोर्ट देते हैं नीचे से, ठीक है, पटरा लगा के, उसके बाद उसके ऊपर रूफ लगाई जाती है। बट पहले क्या था कि जो हमारी दीवार थी ये दीवार चलाई गई, ठीक है, उसके बाद उससे बड़े साइज का रूफ बना करके फिर रख दिया गया। समझ में आया? Yes, इस sir. तरह से उस टाइम पे रूफ का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। ये तो हो गया। बट अगर हमें बहुत बड़े बड़े रूम्स बनाने हैं, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो इस तरह के रूफ नहीं चल पाते थे। क्यों? क्योंकि ये रूफ जो है वो इस दीवार का जो एरिया कवर्ड है इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब देखो ये हमारा रूफ जो है, इस रूफ का एरिया इस दीवार की एरिया से कम है, ज्यादा है? Yes.
है ना? Yes, क्यों sir. जाता है भाई? ताकि ये चारों दीवारों पे आसानी से खड़ा हो जाए। ठीक है, अगर मुझे इस घर को बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं इस टाइम पे जी रहा हूं तो पहले 4 दीवार बनाऊंगा, ठीक है, और दीवार के ऊपर इतना बड़ा रखूंगा कि ये दीवार के ऊपर से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाए। करूंगा? Yes, sir. बताओ। तो वही है कि इस रूफ का जो एरिया है, रूफ एरिया इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ वॉल्स, ठीक है, ताकि ये रूफ को प्रॉपर सपोर्ट दे सके और इस सपोर्ट की वजह से जो हमारा रूफ है वो प्रॉपरली टिका रहे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, between the 7th and the 10th centuries, architects started adding more rooms, doors, and windows to the building. Roofs, doors, windows are still made by placing a horizontal beam across two vertical columns. A style of architecture is called trabeate और corbel. ठीक है, आज की डेट में भी जो हमारे विंडोज और डोर्स बनाए जाते हैं वो बीम्स के क्रॉस बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी दीवारें होती हैं, जो ये हमारी वॉल है, ये वॉल इस बीम को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो हमारा ब्रिक है वो एक डेफिनेट साइज का है, ठीक है, उसका एक शेप है, ये हमारा ब्रिक का शेप है, ठीक है। अगर हमें इसमें डोर लगाना है तो डोर के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और जब इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा जो दीवार है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा ना? Yes, sir. हाँ, देखो, और जब ये डिस्टर्ब होगा तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारा रूफ है इस पे भी असर पड़ेगा। बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, और जब इस रूफ पे असर पड़ेगा तो ये रूफ नीचे भी गिर सकता है, Yes, ठीक है। sir. इसलिए क्या करते हैं कि इस ब्रिक के बगल में, जिस ब्रिक की वॉल है इसके बगल में एक हम पिलर लगाते हैं, इसी को हम बीम कहते हैं, ठीक है। पिलर समझ में आता है? Yes, sir. जो सरिया का यूज करके, कंक्रीट का यूज करके एक मजबूत दीवार बनाई जाती है, ठीक है। तो इस पिलर को बनाते हैं, उस पिलर में होल छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस होल में जो हमारे दरवाजा और कॉलम होता है वो इसमें आकर के फिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद इसमें कंक्रीट भर के हम इसको जाम कर देते हैं, फिर हमारे जो डोर्स या विंडोज होते हैं वो प्रॉपर्ली टिके रहते हैं। नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया ना? अभी ये घर है मान लो, ठीक है, हमें यहाँ पे दरवाजा लगाना था, ठीक है, दरवाजा लगाना था, ठीक है। इसके अंदर में ना एक लोहे का कॉलम बना हुआ है, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे कॉलम बना हुआ है और ये प्रॉपर्ली वॉल में अटैच नहीं हो सकता है। क्यों? अगर अटैच होगा तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, और जब तोड़ेंगे तो इसकी जो ब्रिक्स हैं उस पे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा, तो इसकी क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो देखो, जो डोर्स की फॉर्मेशन होती थी उसके लिए हम पिलर्स बनाते थे ताकि जो हमारा वॉल है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, क्योंकि वॉल जब डिस्टर्ब होता है तो वॉल की वजह से हमारा रूफ भी डिस्टर्ब होगा, और उस रूफ को प्रॉपर्ली मेंटेन किए रहने के लिए हम इस पिलर को बनाते थे, ठीक है, ताकि इसमें हम प्रॉपर्ली इस कॉलम को अटैच कर सकें और जो डोर है हमारा वो भी प्रॉपर्ली उसमें स्ट्रांगली अटैच है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब मान लो मेरे पास ये विंडो लगानी है मुझे, ठीक है, ये विंडो लगाने के लिए मेरे पास जगह बहुत है, ठीक है, बट मेरे पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ये प्रॉपर वॉल नहीं है सही से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वॉल के बगल से एक पतला सा बीम डालूंगा। बीम का मतलब ये है पिलर, ठीक है। पिलर पड़ेगा तो क्या होगा कि एक तो ये रूफ का जो सेटलमेंट है वो खराब नहीं होगा, दूसरी चीज ये कि पिलर पड़ने से क्या होगा कि इस दीवार में भी मजबूती आ जाएगी और रूफ को एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को कोई परेशानी? हाँ जी, पूछिए। Sir, what is superstructure? सुपर स्ट्रक्चर का मतलब ये, मान लीजिए हम एक स्काई स्क्रैपर बना रहे हैं, अब आप पूछेंगे स्काई स्क्रैपर क्या होता है? Yes, sir. स्काई स्क्रैपर का मतलब ये कि कोई भी बिल्डिंग है जिसके 20 से 25 माले हैं, 20 से 25 मंजिल का अगर कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? एक स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए, Yes. ठीक है, उसका प्रॉपर ग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि हल्का सा भी जमीन अगर हिली तो वो पूरा लेके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उस स्काई स्क्रैपर को बनाने के लिए जो टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस टेक्निक को हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्किल, ठीक है, और जो बिल्डिंग्स बनती है वो होता है सुपर स्ट्रक्चर। और आज से अगर आप 50 साल 60 साल या 1 सेंचुरी पीछे की बात करिएगा, ठीक है, तो उसका मतलब उस टाइम पे हुआ करता था कि जो बड़े बड़े किले बनते थे, ठीक है, तो जो किले बनते हैं उनके लिए भी हमें क्या टेक्निक लगानी है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज करना है, वो सारी चीजें क्या थी? स्किल्स थी, इंजीनियरिंग स्किल्स। समझ में आ गया? Yes, sir. बैठे। ओके। Between horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture is called trabeate और corbelled. इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं trabeate या corbelled, ठीक है। Sir, one question है। Sir, हवा महल में तो 20-25 माले का होगा तो वो तो पिलर पे नहीं है। पिलर पे नहीं है? Yes, sir. गया देखे हो गया? Sir, है उसका एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है कि वो बिना पिलर के वहां पे लटका हुआ है? Yes, sir. नहीं, उसका जो उसकी जो बनावट है ना वो बहुत जमीन मतलब अर्थ के लेवल से स्टार्ट की गई है,
ठीक है, तो उसमें पिलर की जरूरत क्या है भाई? जब उसको प्रॉपर अर्थ का सपोर्ट मिला हुआ है तो उसको बाकी की जरूरत क्या है? और दूसरी चीज ये, अगर हवा महल में हमारे अर्थक्वेक आता भी है तो उसमें इतनी स्पेस बनाई गई है ना कि अगर जो अर्थक्वेक का वाइब्रेशन है वो उसको सह जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर मान लो तुम लोग कहते हो कि उसमें मान लो पिलर नहीं है, ठीक है, तो पिलर की वजह से सब गिर तो जाना चाहिए ना, वो तो केवल ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये जान लो कि वो 20 से 25 माले का नहीं है हवा महल सबसे ज्यादा से ज्यादा 8 माले का है, ठीक है। उसके रूम्स बड़े बड़े हैं इसलिए वो इतना बड़ा दिखता है, ठीक है। तो हवा महल जो है उसमें इतने विंडोज लगे हुए हैं कि अगर वो विंड की वजह से भी अगर गिरेगा कभी, ठीक है, मान लो थंडर स्टॉर्म आया उसकी वजह से गिरना हुआ तो वो गिरेगा नहीं, वो सारी हवाओं को पास कर देगा, समझ गए? बट सर कितने विंडोज होंगे हवा महल? कम से कम 550 से 1000, और एक फ्लोर पे कम से कम 150 से 200 विंडोज है। हाँ जी सर हवा महल बनने का जब बना था तो उसके पीछे उसका रीजन क्या है? उस हवा महल के बनने का पीछे का उस हवा महल के बनने का रीजन ये था कि उस टाइम जो सवाई राजा जय सिंह थे जयपुर के, ठीक है, उन्होंने ये सोचा था कि हम एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जहां पे वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पूछो कि वेंटिलेशन क्या होता है सर? प्रॉपर एयर की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है, डेजर्ट है तो वहां गर्मी बहुत पड़ती है, तो उन्होंने ये सोचा था कि हम ऐसी जगह एक ऐसा महल बनाएंगे जहां पे हवा पूरा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वहां पे किसी को हवा की दिक्कत नहीं होगी या गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे? तो उन्होंने बना दिया। वो ऐसी जगह बना हुआ है ना कि वहां पहाड़ों से हवा आती है, और जब उस एरिया से हवा आती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे लो हो जाता है, और जब वो हवा उस महल में एंटर करती है तो वो ठंडी हवा में कन्वर्ट हो जाती है। अब पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब रेतों से चल के हवा आती है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, और जब रेतों से हवा चल के आ रही है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे जैसे वो हवा नीचे की तरफ आएगी वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, जब कंडेंस होगी तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, और जब टेम्परेचर गिरेगा तो हवा ठंडी हो जाएगी। वो उस टाइम का एसी है एक तरह से, समझ में आया? सर वैसा नहीं है, अब तो वैसा नहीं है वैसा ही है आज भी, हवा महल आज भी वैसा ही है। ये अलग की बात है ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसमें हवा उतनी नहीं आती है, बट जो उसका स्ट्रक्चर था वो आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। स्ट्रक्चर था ना, तो मतलब वो ऐसा काम तो नहीं ना करता है? अभी भी करता है। अब ये मत कहना कि सर 100 साल पहले उतना करता था अब तो इतना करता है। हाँ ठीक है, हर चीज में डिफरेंस आता है। कुतुब मीनार पहले बहुत ऊपर तक हुआ करता था और उसकी 2-4 मंजिलें और थी। 2004 में जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, ऊपर का 2 माला उसका खत्म। समझ में आया? ऐसे ही एक हमारे पता नहीं कौन सा टावर है, उसकी 4 मंजिलें जमीन के नीचे धंस गई। वो पहले 20 माले का हुआ करता था, 16 माले का है। सर अंदर से ही नीचे? हाँ, अर्थक्वेक आया, उसमें नीचे से कुछ डिस्टरबेंस हुई, वो 4 माला उसका नीचे चला गया, ग्राउंड लेवल से नीचे चला गया। सर तो वो होगा हाँ हाँ है। दिखेगा नहीं। चार जो उसके माले थे, 4 मंजिलें उसकी जमीन की नीचे चली गई, बाकी के 16 माले ऊपर टंगे हुए हैं ऐसे। समझ में? टावर है तो क्या काम करता होगा? टावर का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसमें बिजली का तार जाता है। टावर का मतलब बहुत कुछ होता है। हमारा जो ईफल टावर है, ईफल टावर क्या केवल उसमें बिजली के तार लगे हुए हैं? No. वो एक टूरिस्ट प्लेस है। जो वो टावर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, बट वो भी एक टूरिस्ट प्लेस ही है। वो एक तरह का होटल है, ठीक है। तो उस होटल में लोग जाते थे, पहले भी रहते थे, बाद में वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, अंग्रेजों का बनवाया हुआ है। समझ में आया? यस सर। कोई परेशानी? Okay. Between the 8th and the 13th centuries, the Trapezoid style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and the buildings attached to large step wells. ठीक है, जिसको हम बावली कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है हमारे 8 से 13th सेंचुरी के बीच में यूज किए जाते थे। मकबरे बनाने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए इनका यूज होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिक्स हुआ करते थे वो बहुत भारी हुआ करते थे, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे सर उस टाइम ब्रिक कहाँ था? तो उस टाइम तो सब चीज स्टोन से बनता था, ठीक है। तो स्टोन को ही काट काट के बनाते थे, ठीक है। जब स्टोन को काटते थे तो स्टोन का एक स्लैब जो होता है उसी को हम ब्रिक का एक कंसीडरेशन लेके चलते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या भाई समझ में आ रहा है? यस सर। क्यों ऐसे बैठे हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तुमको कहानी सुना रहे हैं। क्या भाई दिव्यांश, आ रहा है समझ में? अब बावली स्टेप वेल्स का मतलब पता है ना क्या होता है? बावली बताना पड़ेगा। पीके मूवी किसने किसने देखी है? भाई तुम मंगल ग्रह पढ़ते हो, पीके नहीं देखी हो? तुम भी नहीं देखी हो?
पीके मूवी में जो कुएं होते हैं ना उनमें सीढ़ियां लगी होती हैं, ठीक है। जो कहता है ना कि हम अग्रसेन की बावली में रहते हैं, तो अग्रसेन की बावली एक कुआं है, ठीक है। तो कुएं में बेसिकली क्या होता है ना कि चारों तरफ से ऐसे ऐसे वो लगे होते हैं सीढ़ियां, ताकि आप उसमें नीचे तक जा सके। बस जैसे मोहनजोदारो की खुदाई में हमें ग्रेट बाथ मिला था ना, बिल्कुल सिमिलर वे में उसको बावली कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखो ये हमारा वेल है, ये बीच में वेल होगा, ठीक है, स्क्वायर शेप में। इसके ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे हमारी स्टेयर्स लगी रहेंगी ताकि आप नीचे तक जा पाइए। ये होता है बावली। ये स्टेप्स है, ये यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से नीचे जाइए, एक पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, फिर भी ऐसे नीचे ऐसे जाता रहता है। उसके बाद नीचे तक जाइए, इसमें पानी है ना, ये स्टेयर्स के हिसाब से भरा रहता है। समझ में आया? इसी को हम मोहनजोदारो या हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ग्रेट बाथ कहते थे, ठीक है। ये होगा था हमारा ग्रेट बाथ। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या भाई त्रिपाठी, नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों बना हुआ है कि तुमको काला पानी की सजा सुनाए हुए? हाथ टेढ़ा क्यों हुआ है भाई? सीधा करो, बिल्कुल सीधा है ऐसे। Temple construction in early 11th century. The Kandaraiya Mahadev temple, dedicated to Lord Shiva, was constructed in 999 by King Dhangadev of Chandela dynasty. Figure 3.b is the plan of the temple. An ornamented gateway led to an entrance. The main hall, Mahamandap, where dances were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine. This was the place for ritual worship where only the king, his immediate family and priests were gathered. The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. The temples were decorated with elaborately carved sculptures. देखो जो ये हमारा कंडरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है, ये 999 में धंगदेव जो थे हमारे राजा, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि मंदिर के चारों तरफ स्कल्पचर्स बने हुए थे, ठीक है। स्कल्पचर्स का मतलब क्या होता है? स्कल्पचर्स का मतलब क्या होता है? मूर्तियां। स्कल्पचर्स है, स्कल्पचर नहीं है। स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्तियां, ठीक है। तो ये मूर्तियां बेसिकली बनाई गई थी हर जगह पे, ठीक है। उसके साथ साथ ऑर्नामेंटेड गेटवे था, मतलब कि जो हमारा गेटवे था उस मंदिर का, या जो गेट था, वो किसी न किसी प्रीशियस स्टोन से या मेटल से बना हुआ था, ठीक है। जैसे कि लोग बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि वो सोने का बना हुआ था, ठीक है। आज भी आप चले जाओ, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ की मूर्तियां सोने की होती हैं, जहाँ के गेट्स सोने के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो जो धर्मदेव का जो हमारा कंडरिया महादेव टेम्पल था, उसकी भी सारी जो एंट्रीज थी वहां पे ज्वेल्स लगे हुए थे। समझ में आ रहा है? यस सर। अरे इसमें कुछ है नहीं, बस इतना जान लो कि प्रेशियस मेटल्स का यूज हुआ था यहाँ पे, ठीक है। सोने और चांदी के मंदिर बनते थे उस टाइम पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। काशी विश्वनाथ को ले लो ना, वाराणसी वाले, उनका भी पूरा मंदिर ऊपर से पूरा सोने का बना हुआ है, ठीक है। क्या हुआ पंडे? ये बस स्कल्पचर है, ठीक है। देखो इसमें क्या था ना कि द ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस। जो गेटवे था वो एक एंट्रेंस तक जाता था। उसके बाद क्या था कि द मेन हॉल, जो महामंडप कहते हैं, जिसको गर्भगृह कहा जाता है आज की डेट में, ठीक है, वो पूरा किससे बना हुआ था? वेयर द डांसेस वर परफॉर्म, द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वाज केप्ट इन द मेन श्राइन। मतलब कि जो भगवान शंकर की मूर्ति थी वो मेन गर्भगृह में रखी हुई थी, ठीक है। वो भी एक स्पेशल मेटल या प्रीशियस मेटल से बनी हुई थी। समझ में आ रहा है? This was the place for ritual worship only for the king and his family. एक ऐसी जगह थी जहाँ पे केवल फैमिली, किंग और उसकी फैमिली ही वहां पे पूजा करती थी। समझ में आ रहा है? बाकी वहां पे और भी कोई कॉमनर वहां पे अलाउड नहीं था। कॉमनर का मतलब क्या? उस राजा की प्रजा, ठीक है, वहां प्रजा अलाउड नहीं थी। सर तो उस मंदिर में कॉमनर प्रे नहीं करता? बाहर से जो जगह राजाओं के लिए फिक्स थी वो वहां राजा ही केवल जाते थे। और उनके लिए दूसरे कोई मंदिर नहीं बनाए जाते थे? बनते थे भाई, छोटे छोटे मंदिर होते थे हर जगह पे, ठीक है। सो जो इसका स्कल्पचर था ना वो खजुराहो मंदिरों से बहुत सारा मिलता था। इसीलिए कहते हैं कि these खजुराहो complex contained royal temples where commoners were not allowed. These temples were decorated with elaborately carved sculptures. ठीक है, जो पत्थर पे बनी हुई मूर्तियां थी, उनसे इस मंदिर को पूरा डेकोरेट किया गया। समझ में आ रहा है? यस सर।
चलो भाई दिव्या पढ़ो इसके नीचे वाला पढ़ो। The Rajeshwara temple. राजा राजेश्वर द राजराजेश्वर टेम्पल। The Rajeshwara temple at तंजावुर Thanjavur had that tallest shikhara amongst temples of its time. Constructing it was not an easy because there were no cranes in those days। ठीक है, बेसिकली मतलब इसका ये है कि जो राजराजेश्वर मंदिर है तंजावुर का, ठीक है, उनके पास सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी उस टाइम पे, और उसको बनाना इतना डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे बड़े बड़े पत्थरों को उठाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, और उस टाइम पे कोई भी क्रेन की व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। ठीक है, तंजावुर कहाँ पे, किसी को पता है? तंजावुर इस टाइम पे गुजरात में, गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर, जहाँ जूनागढ़ का किला है। ठीक है, so constructing it was not easy because there were no cranes in those days and 90-ton stone for the top of the shikara was too heavy to lift manually। 90 टन, एक टन में कितना किलो होता है बताएगा कोई? 1 ton is equal to 1000 kg। 100 क्विंटल कैसे है भाई? क्विंटल यानी 100 किलो। ठीक है, 90 टन यानी कि कितना हो गया? 90 into 100 1000 90,000 kg। ठीक है, तो 90,000 kg का जो सबसे बड़ा जो पत्थर था उसको उठाना इतना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ताकि उसको मैनुअली उठाया जा सके। ठीक है, इसीलिए इस मंदिर को बनाना इतना डिफिकल्ट था, बट बनाया गया। कैसे बनाया गया? वो उस टाइम की टेक्निक्स थी, जैसा कि आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी वाली मूर्ति होती है उसको उठाने के लिए कई सारे लोग लगा दिए जाते हैं और रस्सी पकड़ के खींचते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में ऐसे ही इतने बड़े बड़े पत्थरों को लोग मैनुअली उठाते थे और फिर इन मंदिरों का निर्माण होता। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? हाँ? अरे अब अकेले थोड़ी ना उठा रहा है कोई बंदा, पूरा गांव, पूरा एक किंगडम मिलकर उठाता था इन सब चीजों को। ठीक है, so for the top of the shikara was too heavy to lift manually, so the architects built an inclined path at the top of the temple, placed on the boulder on rollers and rolled it all the way to the top. The path started more than 4 kilometers away so that it would not be too steep. This was dismantled after the temple was constructed, but the residents of the area remembered the experience of construction of the temple for a long time. Even now, a village near temple is called Charupallam, the village of incline। ठीक है, विलेज ऑफ इंक्लाइन का मतलब ये है कि जैसे मूर्ति उठाने के लिए एक इंक्लाइन प्लेन बनाया गया था ताकि उसके ही थ्रू ये पत्थर ऐसे 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 करते करते ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन बनाया गया और कई सारे लोग लगा दिए गए उसके ऊपर, उसके पीछे 4 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, 4 किलोमीटर तक का रास्ता था और 4 किलोमीटर दूर से ये लोग इसको खींच रहे थे। खींचते खींचते इंक्लाइन प्लेन का यूज करके उनको लोगों ने उठाया। समझ में आ रहा है? उठाया भी होगा तो क्या उठाया था? वो बोल्डर जो स्टोन था 90 टन का, उसको उठा लिया लोगों ने। उसको उठाया मतलब क्या? उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया, मंदिर के सबसे ऊपर तक पहुंचाना था। हाँ, एक साथ 4 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई थी भाई, 4 किलोमीटर दूर तक लोग खींच रहे थे। 4 किलोमीटर दूर खड़े हो तुमको ये स्कूल दिखाई भी नहीं देगा। सोचो उतना ऊपर तक उठाने के लिए कितना उनको मैनुअली मेहनत करनी पड़ी होगी। ठीक है, तो आज भी उसके आसपास एक विलेज है। ठीक है, तो विलेज का नाम है चारुपल्लम, द इंक्लाइंड विलेज, द विलेज ऑफ इंक्लाइन। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे जो इंक्लिनेशन हुआ था उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया विलेज ऑफ इंक्लाइन। ठीक है, two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the doors and the windows was sometimes carried by the arches. This architectural form was called accurate। ठीक है, इसके बाद एक चलन हुआ कि जो गेट्स हुआ करते थे वो आर्चेस के फॉर्म में होती। ठीक है, आज भी देख लो जितने भी जो गेट्स बनते हैं वो आर्च की तरह बनते हैं। आर्च क्या होता है? सी आर्च पढ़े थे ना भाई? सी आर्च क्या होता है बताओ भाई? अंडे। Semi-circular structure that is formed by the support of two sides is known as arch। यही होता है ना? तो जो हमारा आर्च था उसके बाद आया आर्च गेटवे का टाइम। ठीक है, बैठ जाओ। सर जैसे ये है वो का था। हाँ, जैसे ये
बैठ जाओ, ठीक है। तो उसके बाद आया, जब ये सारी चीजें खत्म हो गई, जब 12th सेंचुरी के बाद से आया हमारे पास, 12th सेंचुरी के बाद शुरू हुआ हमारा आर्चेस, ठीक है, आर्च गेट, ठीक है। उसके बाद जितने भी गेट्स का फॉर्मेशन था वो आर्चेस के फॉर्म में होता था, ठीक है। पूरा घर बन गया, बाउंड्री घेरी गई ऐसे करके, यहाँ गेट बना ऐसे ऐसे करके, फिर ये ऊपर से ऐसे, देखे हो तुम लोग जितने पुरानी हवेलियां होती हैं उनकी एंट्री ऐसी होती है। सिर्फ ऊपर का वैसे नहीं रहता, थोड़ा की वैसे रहता था भाई ये ऐसे, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने नहीं बनाया है, बट इतना जान लो कि आर्च गेटवे होता था ऐसा, ठीक है, ऐसे करके फिर उसके बाद इसमें ऐसे ऐसे डिजाइन वगैरह बनने लगे। अरे जैसे अपना ये रामगढ़ ताल से बाहर निकलो तो पैटने का जोड़ा द्वार है, बुद्धा द्वार, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आर्च गेटवे बनाए जाते थे, और उन आर्च गेटवेज को किसी भी किंग के नाम से संबोधित किया, जैसे चौधरी चरण सिंह मार, ये गेटवे वो गेटवे कहते थे ना, वैसा ही। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी है? और उस टाइम के जो स्ट्रक्चर्स बनते थे, उन सुपर स्ट्रक्चर्स का जो वेट हुआ करता था, जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका वेट होता था, वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। समझ में आ रहा है? पूछोगे सपना आएगा क्या कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है। आ रहा है तो ऐसे कौन सा हाँ होता है, ऐसे हाँ ऐसे नहीं, अरे कल के दुश्मन। उसके बाद आता है दूसरा, limestone cement was increasingly used in the construction. This was very high quality cement which when mixed in the stone chips hardened into concrete. This made construction of large structures easier and faster. ठीक है, इसके बाद हमने कंक्रीट का यूज करना शुरू किया 12th सेंचुरी के ही बाद, ठीक है। एक तो आ गया आर्च गेटवे, दूसरा आ गया यूज ऑफ कंक्रीट, ठीक है, यूज ऑफ कंक्रीट एंड सीमेंट, ठीक है। सीमेंट का और कंक्रीट का यूज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जो हमारा सीमेंट था वो जब कंक्रीट में मिक्स किया जाता था तो वो दो स्टोन्स को आपस में चिपका देता था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और जब चिपकाता था तो इससे क्या होगा कि किसी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग का जो फॉर्मेशन था वो बहुत इजीली होने लगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्या हुआ दिव्या, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आज की डेट में जब घर बनता है तो ईंटे के बीच में मसाला पड़ता है ना, जो कंक्रीट मसाला या फिर सीमेंट कहते हैं वो पड़ता है ना। तो उस टाइम पे उतना परफेक्ट सीमेंट नहीं होता था, बट इस टाइम पे हम क्या करते थे, इस कंक्रीट यानी कि जो आज की डेट में गिट्टी है, ठीक है, उसको और हमारे ब्रिक को यानी कि जो स्टोन का जो टुकड़ा हुआ करता था उसको हम लाइमस्टोन के सीमेंट से ऐड करते थे। अब लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक है। उस चूने का जो पाउडर होता है उसको मिला करके फिर हम इसमें यूज करते थे, और यूज करने के बाद क्या होता था कि वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता था और चिपक जाता था। समझ में आ रहा है? और चिपकने के बाद वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को इजीली बना देता था, ठीक है। और वो बिल्डिंग्स ज्यादा मजबूत भी हुआ करती थी और टिकाऊ हुआ करती थी, बहुत ज्यादा चलती थी। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? की स्टोन जिसको ऐसे काट करके लिए गेटवे बनाना है। समझ में आ गया? सर मेरा चलो। क्या? क्या सर ये आर्किड क्या होता है? आर्केड? आर्क्यूएड, जो हमारे आर्च गेटवे है ना, इस आर्च गेटवे को बनाने की जो कला थी और बड़े बड़े पत्थर को यूज करने का जो टेक्निक था उसको हम क्या है ये आर्क्यूएड कहते हैं। समझ गई? चलो बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क किया सबने? कौन है ऐसा जिसने होमवर्क नहीं किया? खड़े हो जाओ। सर रीजन है। हाँ। चलो पहले हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। सबसे पहले जो आज का होमवर्क है वो ये है, व्हाट इज शिकारा? व्हाट इज शिकारा, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन पेज नंबर 62 पे शिकारा है, शिखर शिखर शिखर, ठीक है। तो शिखर के लिए आपको बताना है कि शिखर क्या होता है। क्या होता है शिखर, पता है? सबसे ऊपर पार्ट, जो टॉपेस्ट पार्ट होता है उसी को शिखर कहते हैं। शिखर और ये देखिए पेज नंबर 62 पे देखिए, व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस बिटवीन द शिखरास ऑफ द टू टेंपल्स? कैन यू मेक आउट दैट द शिखर ऑफ द राजराजेश्वर टेंपल इज ट्वाइस एज हाई एज द कंडरिया महादेव? ठीक है, पेज नंबर 62 पे जो क्वेश्चन दिया है तो करके ले आइए। जो ब्लू हां, पेज 62 ब्लू क्वेश्चन। समझ में आया? 10 को दिया है।